नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 मई 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। एक इंडियन एक्सप्रेस का, 2 द हिंदू के। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से संबंधित। हिंदू के ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये है लक्षद्वीप में फ़िलहाल जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध है। और सबसे लास्ट में आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इंडिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप की आवश्यकता है इंडिया के कल्चर को सहेज के रखने के लिए। इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, क्वेश्चन आप देख लीजिए जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में ये बताना है कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा फिलहाल कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या कमी है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट की देखो, अगर हम बात करें, कुछ दिनों पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने कोविड-19 के सिंगापुर वेरिएंट का जिक्र किया था। इसके बाद तो देखो, ना सिर्फ सिंगापुर की सरकार ने ऑफिशियल नाराज़गी जाहिर की दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के इस ट्वीट के ऊपर, बल्कि इसके साथ साथ सिंगापुर के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनमें भी बहुत नाराज़गी देखने को मिली। काफ़ी सारे ट्वीट्स हुए सिंगापुर के लोगों के द्वारा, वीडियोस भी डाली गई कि ये गलत है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। मेनली देखो, सिंगापुर का ये कहना था, पहली तो बात, कोविड-19 का कोई सिंगापुर वेरिएंट है नहीं। दूसरी बात, अगर होता भी तो वेरिएंट का नाम आप किसी देश के नाम पे नहीं रख सकते। हालांकि देखो, इस मुद्दे को देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी समय संभाल लिया। उन्होंने सिंगापुर के विदेश मंत्री को ये क्लैरिफाई किया कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर बोल रही हैं वो भारत सरकार की पॉलिसी नहीं है। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी वो वहीं पर रुक गई, लेकिन ये एक कंटेक्स्ट है। अब राइटर बात करते हैं कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आखिरकार कमी है क्या। देखो, जब नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ना, 1991 से लेकर 1996 के बीच, तो उस समय भारत सरकार के द्वारा 1992 में एक पॉलिसी लॉन्च की गई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी को लॉन्च करने का मकसद ये था, हमारे ईस्ट में यानी इंडिया के ईस्ट में जो ये सब कंट्रीज आते हैं इनके साथ रिश्तों को मजबूत बनाना। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में इस पॉलिसी को और आगे ले जाया गया। मतलब इंडिया के ईस्ट में जो कंट्रीज आते हैं उनके साथ इंडिया ने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया इस पॉलिसी के तहत। इसके बाद 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने और एनडीए की सरकार के दौरान लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदल के रख दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एज सच देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, नाम चेंज हो गया है। हाँ, इतना ज़रूर है, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसमें एज्यूम किया गया कि इंडिया अब ज़्यादा प्रोएक्टिव रहेगा ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने में। मतलब ज़्यादा डिप्लोमेसी इन्वेस्ट की जाएगी, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा इंडिया ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने में। इवन कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के द्वारा तो ये भी कहा गया कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन देशों को छोड़ देती थी, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने में भी फोकस किया जाएगा। यानी इन देशों के साथ रिश्ते मजबूत बनाना ये भी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट होगा। ये देखो, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की, लेकिन आप एसेंस समझिए। 1992 में आई लुक ईस्ट पॉलिसी और 2014 में इस लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदल के हो गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मकसद वही, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना। इसके बाद देखो, राइटर कहते हैं पिछले 5 सालों में इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो 3 मेजर चैलेंजेस फेस कर रही हैं। क्या? पहला चैलेंज, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इवन चाइनीज़ मूल के लोग
जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, उनकी प्रोफाइल भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, उनमें कॉन्फिडेंस आया है। क्यों, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला ये चैलेंज है जो कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी फेस कर रही है, चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर। दूसरा चैलेंज, पहले देखो ये एज्यूम किया जा रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चाइना की इकोनॉमी का मुकाबला करेगी। इंडिया की इकोनॉमी एक समय में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों से आपने देखा कि इंडिया की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं रही है, मतलब अंडर परफॉर्म किया है इंडिया की इकोनॉमी ने। तीसरा चैलेंज, इंडिया की अप्रोच माइनॉरिटीज़ की तरफ, खास करके राइटर का इशारा मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की तरफ है। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में खास करके देखो, आसियान में टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है 42%, और राइटर के अनुसार भारत सरकार की जो अप्रोच है मुस्लिम्स के प्रति और क्रिश्चियंस के प्रति वो ऐसी है कि आसियान में सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी नाराज़गी बढ़ रही है इंडिया की तरफ। उनको लगता है इंडिया में मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो ये 3 चैलेंजेस हैं जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी फेस कर रही है। अब इनको हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, जब से शी चिनफिंग चाइना के राष्ट्रपति बने हैं ना, चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है, अपनी खास करके हार्ड पावर को शो कर रहा है। शुरू में तो आसियान कंट्रीज़ को ये लगता था कि इंडिया चाइना के बैलेंसर के तौर पे काम कर सकता है, मतलब चाइना की बढ़ती पावर को इंडिया काउंटर कर सकता है। लेकिन डोकलाम विवाद हुआ, अब हाल ही में गलवान वैली की घटना हुई, तो इससे संकेत ये गया साउथ एशियन कंट्रीज़ को कि जैसा हम सोच रहे थे इंडिया के बारे में कि इंडिया की जो पावर है वो चाइना के बराबर है, वास्तव में ऐसा है नहीं। मतलब कल को अगर चाइना को काउंटर करने की बारी आई तो इंडिया हमारा साथ नहीं दे सकेगा, क्योंकि इंडिया खुद ही लड़खड़ाता है चाइना के अगेंस्ट। दूसरा देखो, चाइना ने अपनी पावर को शो भी किया है। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उस समय बाकी डेवलप कंट्रीज़ की इकोनॉमी लड़खड़ा गई, लेकिन चाइना ने उन क्राइसिस को लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। इवन आप कोविड-19 का एग्जांपल लीजिए, कोविड-19 के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आप देखिए विभिन्न कंट्रीज़ का। चाइना का रिस्पॉन्स बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बेहतर रहा। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी की अब इस बात पर धीरे धीरे सहमति बनती दिखाई दे रही है कि कोरोना वायरस जो है वो चाइना की वुहान लैब से निकला। अब आने वाले दिनों में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। और देखो, कंपेयर अगर करें तो इंडिया का रिस्पॉन्स कोविड-19 के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, खास करके सेकेंड वेव के दौरान। इससे भी इंडिया की जो इमेज है प्रभावित हुई ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। इसके बाद देखो, चाइनीज़ मूल के लोग जो ईस्ट एशिया में रहते हैं, आसियान कंट्रीज़ में जैसे सिंगापुर में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, उनकी प्रोफाइल काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है। आज के समय में मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो चाइनीज़ मूल के हैं। और जैसे जैसे देखो चाइना की पावर ग्रो होती जा रही है, ये जो चाइनीज़ मूल के बिजनेसमैन हैं ना आसियान कंट्रीज़ में, उनकी प्रोफाइल भी इंक्रीज़ होती जा रही है। और उनकी इंक्रीज़ होती प्रोफाइल की वजह से आसियान कंट्रीज़ के जो रिश्ते हैं वो चाइना के साथ मजबूत होते जा रहे हैं, और चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना का दबदबा ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इसके साथ साथ देखो, राइटर इंडिया की पॉलिसीज़ को भी दोष देते हैं। आसियान कंट्रीज़ को इंडिया से काफ़ी उम्मीदें थीं, वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के रूप में देखते थे। लेकिन अब जैसे RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इस एग्रीमेंट को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। हालांकि इंडिया के अपने कंसर्न्स थे इस एग्रीमेंट को लेके, लेकिन जब इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया तो लगा आसियान कंट्रीज़ को कि इंडिया तो इनवर्ड लुकिंग है, मतलब इंडिया अभी ओपन होने के लिए तैयार नहीं है, ओपन ट्रेड के लिए तैयार नहीं है। इंडिया अपनी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा झांकना चाहता है। साथ के साथ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन भी लॉन्च कर दिया था। तो फिर
आसियान कंट्रीज़ को इससे ये भी लगा कि शायद इंडिया ट्रेड करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तभी वो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अब इसके बाद तीसरा जो चैलेंज के बारे में राइटर जिक्र करते हैं, उसके बारे में राइटर देखो ये कहते हैं, आसियान कंट्रीज़ में मुस्लिम्स सबसे ज़्यादा हैं 42%, दूसरे नंबर पे बुद्धिज़्म को मानने वाले की संख्या है कितनी, ऑलमोस्ट 18%, और तीसरे नंबर पे हैं क्रिश्चियंस ऑलमोस्ट 17%। तो आसियान कंट्रीज़ की सिविल सोसाइटी को ये लगता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कि इंडिया में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से भी इंडिया के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की जो डिमांड है, जो चाह है, वो कमज़ोर हुई है आसियान कंट्रीज़ में। तो लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये कहते हैं, इस बात पे देखो एक बात और राइटर बोलते हैं, हालांकि इंडिया ने, क्योंकि बुद्धिज़्म इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था और बुद्धिज़्म को मानने वालों की संख्या अच्छी खासी है आसियान कंट्रीज़ में, तो इंडिया ने सर्किट भी लॉन्च किए हैं, बुद्धिस्ट सर्किट, ताकि आसियान के कंट्रीज़ के लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया जा सके जो बुद्धिज़्म को मानते हैं, और पीपल टू पीपल टाइज को मजबूत बनाया जा सके। बट यहाँ पर भी आसियान कंट्रीज़ के लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। तो ये सब बातें बोल के लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि कुछ गलतियाँ इंडिया की तरफ से हुई हैं, और हालांकि इंडिया के डिप्लोमेट्स ने अच्छा काम किया है, सरकार के साथ तो रिश्तों को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश की है, बट पीपल टू पीपल जो टाइज होते हैं वो दो देशों के रिश्तों के बीच एक फाउंडेशन का काम करते हैं। जैसे यूएसए में जो एनआरआईज हैं, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया यूएसए और इंडिया के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने में। तो इसी वजह से अब जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने की आवश्यकता है, और सरकार को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक बार फिर से री इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है, एक नई एनर्जी प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या कमी है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है लक्षद्वीप में चल रही टेंशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप लक्षद्वीप की लोकेशन देख लीजिए, ये मेनलैंड है और यहाँ पे लक्षद्वीप, ये देखो 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, यानी आर्किपिलगो है। यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। वैसे तो यूनियन टेरिटरी में भी लोगों के द्वारा सरकार को चुना जा सकता है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविज़न हो सकता है यूनियन टेरिटरी में भी, जैसे दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, लेकिन लक्षद्वीप में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, और अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल, उनके कामकाज को लेके काफ़ी विवाद उत्पन्न हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि लक्षद्वीप की कल्चरल प्रोफाइल, इकोनॉमिक प्रोफाइल, पॉलिटिकल प्रोफाइल जो है वो चेंज हो रही है एडमिनिस्ट्रेटर के डिसीजंस की वजह से। लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। तो पहले तो हम डिसीजंस के बारे में जानते हैं ताकि पता लगा सकें कि आखिरकार हो क्या रहा है लक्षद्वीप में। हाल ही में देखो एक ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 आया, जो कि ये जो रेगुलेशन है ना, ये जो अभी सिर्फ ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, ये लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर को पावर देता है कि वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं, किसी भी लक्षद्वीप में जो भी लैंड आता है किसी भी तरह के लैंड को एक्वायर कर सकते हैं और लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं, और जो लोग रेसिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं इस प्रकार के लैंड एक्विजिशन का, उनको हार्श पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये आप पहला डिसीजन मान सकते हो जिसको लेके विवाद पैदा हुआ है। और भी काफ़ी सारे डिसीजंस, जैसे रेस्टोरेंट्स में अल्कोहल का सेवन अलाउड कर दिया गया है। यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहते हैं और लंबे समय से यहाँ पर अल्कोहल का सेवन नहीं होता है। इवन ट्रैवलर भी जो जाते हैं वो शराब लेकर नहीं जा सकते। तो लोकल्स का आरोप है कि हमारा जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर शराब को अलाउड करके। नेक्स्ट डिसीजन, 2 से ज़्यादा
जिनके बच्चे हैं वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। नेक्स्ट डिसीजन, बीफ को बेचना ये अब एक अपराध होगा। तो आरोप ये है लोकल्स का, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट डिसीजन, एक गुंडा एक्ट आया है लक्षद्वीप में, जिसके तहत प्रोविज़न ये किया गया है कि किसी को भी लंबे समय तक, मतलब लंबा समय 1 साल तक किसी को अरेस्ट करके रखा जा सकता है बिना रीज़न के। ऐसा प्रोविज़न है गुंडा एक्ट के तहत। राइटर कहते हैं यहाँ पे ऑलरेडी क्राइम रेट जो है वो कम है, तो इतना स्ट्रिक्ट एक्ट की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट, फिशिंग कम्युनिटी यानी मछुआरों की जो कम्युनिटी है वो भी अब मछली पकड़ने में काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोस्ट लाइन को एक्सेस करना मुश्किल बना दिया गया है। इतने रेगुलेशन लगा दिए गए हैं लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ऐसा आरोप है मछुआरों का। नेक्स्ट, कोस्ट के पास देखो जो शेड्स बने हुए थे उनको डिमोलिश कर दिया गया है कोस्ट गार्ड एक्ट के तहत। नेक्स्ट डिसीजन, डेयरी फार्म्स को बंद कर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे और भी काफ़ी सारे डिसीजंस हैं जिनकी वजह से लोकल जनता में आक्रोश है। और ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया जा रहा था, सेव लक्षद्वीप कैंपेन, कि जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल, इनको वापस बुला लिया जाए ताकि लक्षद्वीप को बचाया जा सके। वैसे देखो जो प्रफुल्ल पटेल अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप के, वो कंट्रोवर्सीज से पहले भी जुड़े हुए हैं। उनका नाम पहले भी आया जब दादरा एंड नागर हवेली के एमपी मोहन डेलकर ने सुसाइड किया था, तो सुसाइड नोट में प्रफुल्ल पटेल का नाम मेंशन था। हालांकि जांच आगे नहीं बढ़ी और कुछ इस केस पे आगे हो नहीं इसका। तो राइटर यही कहते हैं कि अभी केरला के एमपीज़ ने पत्र लिखा है प्रेसिडेंट को कि प्रफुल्ल पटेल जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनको वापस बुला लिया जाए और नया एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया जाए लक्षद्वीप को गवर्न करने के लिए। जब भी इस प्रकार के एक्ट्स आएँ तो पहले लोकल जनता के साथ कंसल्ट किया जाए और लोकल जनता की सहमति के साथ लक्षद्वीप की डेवलपमेंट का रास्ता आगे तय हो, ऐसा सजेशन राइटर के द्वारा दिया जाता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। वैसे देखो 2-3 बातें और भी बोली गई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी आरोप है कि लक्षद्वीप की जो डेमोग्राफी है उसे चेंज करने की कोशिश की जा रही है और जो लक्षद्वीप का लैंड है उसे बाहरी लोगों को देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित विवाद के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की कल्चरल हेरिटेज के प्रति सरकार की बेरुखी से संबंधित। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो सांपीडिया एक ऑनलाइन रिसोर्स है आर्ट एंड कल्चर का। इस ऑनलाइन रिसोर्स ने कुछ डेटा पब्लिश किया। डेटा था कि सरकार ने आर्ट एंड कल्चर की तरफ अपने इस साल के बजट में कितना एलोकेट किया है। सिर्फ 0.07% ऑफ बजट। टोटल अगर हम बात करें 2688 करोड़ सरकार ने एलोकेट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए। अगर देखो इसे हम कंपेयर करें तो राफेल के एक एयरक्राफ्ट की कीमत अकेली है 1670 करोड़ रुपए और इस पूरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बजट ही ऑलमोस्ट 2700 करोड़। ये तो बहुत कम है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देखो 3 एकेडमीज रन करती हैं, 70 म्यूजियम्स, 3 नेशनल गैलरीज, काफ़ी सारी नेशनल लाइब्रेरीज और आर्काइव्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को गवर्न किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और फंड एलोकेट हुए कितने? सिर्फ 1.5 यानी 1.5 राफेल एयरक्राफ्ट की कीमत के समान। तो ऐसे तो इंडिया जो काफ़ी बार दावा करता है कि इंडिया का कल्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज हैं, कैसे इंडिया अपने कल्चर को सहेज के रख पाएगा। पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे देशों ने स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया, लेकिन हमारे देश में देखो इस महामारी के दौरान जो एलोकेशन है कल्चर को सहेज के रखने के लिए वो एलोकेशन कम हो गया। ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत बहुत सारी वैकेंसीज खाली रहती हैं, ट्रेंड मैन पावर की कमी है, सरकार ऑलरेडी काफ़ी कम एलोकेट करती है, लेकिन इस महामारी के दौरान तो फंडिंग और भी कम कर दी गई सरकार के द्वारा।
इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप की आवश्यकता है। कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप देखो, जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा GIS यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत मैप में कहीं पर भी आप क्लिक करते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। जैसे दिल्ली पर क्लिक किया, दिल्ली पर क्लिक करने पर ये आ गया कि दिल्ली में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जुड़े हुए हैं, और कौन कौन से हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे कौन कौन से मोनूमेंट्स हैं, कितना बजट एलोकेट हुआ किस मोनूमेंट को, किस आर्टिस्ट को, मतलब एक क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाए। इस प्रकार के एक कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप की इंडिया को आवश्यकता है। 2015 में एक मिशन लॉन्च किया गया था, उस मिशन का नाम है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। 3000 करोड़ रुपए एलोकेट करने की बात कही गई थी इस मिशन के लिए। 2017 तक तो देखो इस मिशन को अप्रूवल ही नहीं दिया गया। 2018 में और 2019 में सिर्फ 42.78 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, और जिसमें से यूटिलाइज किए गए सिर्फ 1.17 करोड़। राइटर बात करते हैं ब्लॉक लेवल पे आर्टिस्ट की पहचान करने की, ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके इस महामारी के दौरान। लेकिन सरकार ने तो ये कहा हमारे पास IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम कल्चरल मैपिंग नहीं कर सकते इंडिया की। तो इसके जवाब में राइटर कहते हैं अरे हर एक चीज़ के लिए तो सरकार एप्लीकेशन बना देती है। महामारी आई, एप्लीकेशन, लॉकडाउन के लिए पास इशू करना है, एप्लीकेशन, हर चीज़ के लिए सरकार मिनटों में एप्लीकेशन बनवा लेती है। तो इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं बनवाई जा सकती। वैसे इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स में जो बातें बोली गई उसमें भी बड़ी बड़ी स्लोगन्स दिए गए, बड़े बड़े जार्गन्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या किया जाएगा उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। जैसे देखो हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान, कल्चरल अवेयरनेस, डिज़ाइन फॉर डिज़ायर ड्रीम, ऐसे ऐसे स्लोगन्स का इस्तेमाल किया गया। और यूँ भी कहा गया कि आर्टिस्ट की सहायता से एंटी सोशल एलिमेंट्स को कर्ब किया जाएगा। तो राइटर कहते हैं ये तो देखो बचकाना बात है। आर्टिस्ट का काम होना चाहिए कला से संबंधित, ना कि जो सरकार बोलती है कि हाँ ये भी कीजिए वो भी कीजिए। इवन सरकार ने अपने इस मिशन में डिजिटल लिटरेसी की भी बात बोली। तो राइटर कहते हैं मिशन ना तो देखो सफल हो सका, ना ही सरकार की इंटेंशंस थी मिशन को सफल बनाने की। सरकार ने इसे कभी सीरियस लिया ही नहीं। लेकिन अब आवश्यकता है एक कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप बनाने की, ताकि हमारे देश में कल्चर और कल्चर से जो जुड़े लोग हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। किसी भी देश, किसी भी सिविलाइजेशन के ग्रो करने में उस देश ने कितना कल्चर को सहेज के रखा है, ये देखो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी से सभ्यता महान बनती है। लेकिन सरकार अभी इसको लेके सीरियस नहीं है। सरकार को अपनी सीरियसनेस दिखानी चाहिए इंडिया के कल्चर को सहेज के रखने के लिए, और इसीलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप की आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।